भारत द्वारा 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगाने के बाद कंपनियों को दोहरे टैक्स की सता रही है चिंता। तो इक्वलाइजेशन टैक्स से रिलेटेड या लेवी से रिलेटेड जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अपोज जो आ रहा है लगातार काफी समय से आ रहा है कंपनीज के द्वारा, वो देखने को मिल ही रहा है हम लोग को लगातार। और अमेरिका जो है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, राइट? बिकॉज ऑब्वियस ही बात है कि अमेरिकन एमएनसीज जो हम लोग को देखने को मिलती है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो स्टैब्लिश्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस कर रही है। स्पेशली अगर हम इनकी बात करें ऑनलाइन बिजनेसेस की, जैसे गूगल वगैरह की बात करें, फेसबुक वगैरह की बात करें, तो ये जो अमेरिकन कंपनीज जो हैं ये इनके जो कस्टमर है ऑल ओवर द वर्ल्ड है, राइट? एंड अगर इन कंपनीज के ऊपर टैक्स लगना जो है वो शुरू हो गया तो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं से लॉस जो होगा वो किसका होगा? अमेरिकन गवर्नमेंट का लॉस जो है वो होगा, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ऑब्वियस बात है एक कंपनी है, राइट? एक कंपनी अगर किसी दूसरी जगह पर अगर टैक्स पे कर देगी तो वो तो यहाँ पर दिखाएगी अपनी जो जहां पर वो लोकेटेड है, डोमेस्टिक लोकेशन जो उसकी है वहां पर दिखा देगी कि यार हमने तो ऑलरेडी इन सब सर्विस पर जो है वो टैक्स पे कर दिया, हम फिर से क्यों टैक्स पे करें? तो इससे नुकसान जो है वो किसका होगा? इससे नुकसान जो होगा वो डोमेस्टिक कंट्री का होगा, स्टेट का होगा। इसलिए अमेरिका यहां पर ऊंचा करी। तो आप बोलोगे कि सर अमेरिका का क्या लेना देना, वो तो कंपनी का इशू है। नहीं, जैसे कि इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करो। हमारे देश में एक कंपनी है, राइट? लेट्स से अब हम डिस्कस करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट के बारे में आप जानते हैं कि एक इंडियन की कंपनी है, बट वो कंपनी रजिस्टर कहां पर है? वो कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर है, राइट? अब वो जब कंपनी सिंगापुर के अंदर रजिस्टर है तो वो टैक्स किसको पे करेगी? सिंगापुर की गवर्नमेंट को, क्योंकि जो कंपनी जहां पर रजिस्टर होती है, राइट, तो वो उसी पर्टिकुलर जो जुरिस्डिक्शन है उसको फॉलो करती है, राइट? वहां का जो क्षेत्र अधिकार जो होता है उस गवर्नमेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉलो करती है। उस रूल्स एंड रेगुलेशन जहां पर वो स्टैब्लिश्ड है वहां पर लगते हैं, है ना? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? जैसे कि आप जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे, राइट, डीएम जब आप बनोगे, तब जो आपका कलेक्ट्रेट जो होगा वो तो आपकी डिस्ट्रिक्ट को ही मैनेज करेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका कलेक्ट्रेट है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर रहे हैं, नहीं। वो तो उसी लोकलाइज एरिया पर हम लोग को देखने को मिलता है। कंपनी के साथ भी यही है कि जिस जगह पर वो कंपनी है उस जगह पर वो टैक्स पे करेगी, राइट? तो ये चीज होती है। अब होगा क्या इक्वलाइजेशन लेवी पर कि जिस जगह पर उनका मार्केट बेस है, अब उस जगह जहां से वो मार्केट बेस से पैसा कमा रहे हैं तो वहां पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है कि इससे अमेरिका को गुस्सा आएगी, क्योंकि अमेरिकन काफी सारी एमएनसीज हैं। अब अगर ऐसा होगा तो कंपनी मना करेंगी अमेरिका को कि हम जो है आपको टैक्स नहीं पे कर सकते, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी इन पर्टिकुलर सर्विस पर टैक्स पे कर दिया है, तो वाई शुड वी पे यू? तो फिर अमेरिका के पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो एवरीथिंग इज अबाउट इंटरेस्ट। आप हमेशा जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना, अगर आप टॉपिक पढ़ते समय देख रहे हो कि अरे यार ये फलाना अमेरिका जो है वो क्यों अपोज कर रही है इस पर्टिकुलर चीज को, तो आप अमेरिका के इंटरेस्ट को पता करो। जहां आपने अमेरिका के इंटरेस्ट को पता किया, अमेरिका के इंटरेस्ट क्या है यहां पर, काफी सारे लोग इंटरेस्ट पता ही नहीं कर पाएंगे। काफी सारे लोगों को लगेगा कि अरे यार वो तो अमेरिकन कंपनीज है, वो इस बेसिक चीज पर नहीं आ पाएंगे कि पैसा, रेवेन्यू, अमेरिका का इंटरेस्ट और ये एक्सप्लेनेशन पर नहीं आ पाएंगे वो, जो कि आप आओगे। तो ये सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में यही डिफरेंस है कि आपको मुद्दे वाली चीज को पकड़ना है, ना कि स्टोरी को। स्टोरी तो यही है कि अमेरिका जो है अपोज कर रही है, बट क्यों कर रही है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? तो काफी सारे ऑप्शंस है। मेन रीजन एक है अमेरिकन कंपनी, तो उससे क्या? अमेरिकन कंपनी तो उससे क्या? उससे ये टैक्सेशन वाला सिनेरियो जो आपको ध्यान में रखना है, जो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान में रखना है। सो जस्टिफाइंग 2% इक्वलाइजेशन लेवी imposed by India on supply of services by multinational enterprises, Finance Minister Nirmala Sitharaman said it is a sovereign right to tax revenues earned from operations in the country. तो हम लोगों ने 2% इक्वलाइजेशन लेवी को जस्टिफाई करते हुए ये चीज कहा है कि यार आप हमारे यहाँ के कस्टमर से पैसा जो है वो ले रहे हो, कमाई आप कर रहे हो और आप अपनी गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब कुल मिला के बात बिल्कुल ऐसी ही हो गई कि जैसे फॉर एग्जांपल जो है आप जो है वो रेस्टोरेंट गए, आपने खाना खाया, राइट, पेट अपना भर लिया और फिर आपने साइड वाले रेस्टोरेंट को जाके बिल दे दिया, तो ये तो गलत बात हो गई ना। ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, राइट? तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस रेस्टोरेंट में आप जाकर इस तरीके की हरकत करोगे, साइड वाले को बिल दोगे और आप ये बोलोगे कि हम तो बिल भर रहे हैं, बट जहां से आपने फायदा लिया, जहां से आपने पेट भरा, वहां पर आपने बिल नहीं भरा, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो यही चीज जो है वो क्लियरली फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन करी कि हमारे पास सॉवरेन राइट है, हमारे पास हमारा खुद का राइट है, कि अधिकार है कि हम जो है वो जो भी मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उस पर हम टैक्स वसूल कर सकते हैं, राइट? और बिल्कुल भी ये जस्टिफाइबल चीज है। अब अमेरिका क्यों मना कर रहा है? बिकॉज
अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका के पास पैसे जो है वो जनरेट नहीं होंगे इससे। अमेरिकन कंपनी जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट को पैसे नहीं देगी, बोलेगी कि अरे हमने तो वहां पर ऑलरेडी पैसे दे दिया, हमने तो ऑलरेडी टैक्स दे दिया, हम तुम्हें क्यों भरें। तो इससे अमेरिका का लॉस होगा, अमेरिका का इकोनॉमिक लॉस होगा, राइट। दैट्स व्हाई अमेरिका इज अपोजिंग। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट ध्यान में नहीं रखना कि वो अमेरिकन कंपनीज ऐसा वैसा फलाना। मुद्दे की बात लिखो मेंस के आंसर में, जहां आपने मुद्दे की बात लिखी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टू द पॉइंट चीजें आपको लिखने पर फोकस करना है, और बिल्कुल वो कब होगा, जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगी। तो इक्वलाइजेशन लेवी है क्या, तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री हमें देखने को मिलती है जिसने इंट्रोड्यूस करी थी 6% इक्वलाइजेशन लेवी को 2016 में। ये लेवी मतलब कि ये टैक्स जो है ये रिस्ट्रिक्टेड थी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए, और फिर इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया डिजिटल टैक्स अप्रैल 2020 में फॉरेन कंपनीज के लिए, कि जो भी फॉरेन कंपनीज इंडिया के कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर रही हैं उनके ऊपर, और प्लस उनका अगर एनुअल रेवेन्यू जो है वो 20 मिलियन रुपए से ज्यादा का है, तो उनको जो है वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन लेवी। अच्छा, कभी सोचा है कि इसका नाम इक्वलाइजेशन क्यों रखा गया। इक्वलाइजेशन एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं कि इक्वलाइजेशन नाम से हमारे इक्वल की बात हो रही है, इक्वल बराबरी की बात हो रही है ना, बराबरी की बात हो रही है। समकारी लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी याद रखना, बराबरी की बात हो रही है, राइट, इक्वल। अब इंडिया के अंदर जैसे कि एक इंडियन ऑनलाइन सर्विस है, जैसे कि मैं आपको एक ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूं, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूं, राइट। अब मैं इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट करता हूं मुझे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है कि नहीं। मैं एक ही कस्टमर को, जैसे कि इंडियन सिटीजन्स को ही अगर एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, उससे मुझे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, है ना। वहीं अगर एक कोई फॉरेनर कंपनी एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करा रही है, इंडियन कस्टमर्स को पैसे जनरेट कर रही है, बट वो इंडिया को टैक्स पे नहीं कर रही है, वो अपनी कंट्री को टैक्स पे कर रही है, तो इससे फायदा किसका हुआ, इससे उनकी कंट्री को फायदा हुआ, हमारी कंट्री को फायदा नहीं हुआ। तो ये कंट्री कंट्री में इक्वलाइजेशन देखना है, और बिजनेस बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस हमेशा फेयर होना चाहिए भाई, कि अगर मेरा टोटल इनकम में से कुछ इनकम जो है वो मेरी गवर्नमेंट के पास चली गई एज अ टैक्स के तौर पर, तो भाई मेरे कॉम्पिटिटर की भी तो जानी चाहिए, नहीं तो यहां पर तो मेरा लॉस होगा। दैट इज द केस। तो ये इसीलिए इक्वलाइजेशन इसका नाम जो है वो रखा गया है। तो ये वाला पॉइंट भी आप क्रिस्टल क्लियर रखिए, राइट। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इंडिया ने एक्सपेंड किया है इक्वलाइजेशन लेवी के स्कोप को पिछले कुछ सालों में नॉन रेसिडेंट डिजिटल एंटिटीज को टैक्स करने के लिए, राइट, कि जितने भी नॉन रेसिडेंट डिजिटल एंटिटीज जो है, इवन जैसे कि कोई व्यक्ति जो है जिसकी कंपनी इंडिया की है, मतलब इंडियन है, बट उसने जो है वो कहीं और अपनी कंपनी रजिस्टर करा के रखी है, तो भी उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। मतलब कुल मिला के भाई आप अगर हमारे इंडियन कस्टमर से अगर आप फायदा उठा रहे हो, इंडियन कस्टमर्स अगर आपका प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को बेनिफिट उसका मिलना चाहिए, राइट। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज, ऑब्वियस ही बात है यार, कि हमारे देश की जनता जो है वो अगर किसी प्रोडक्ट पर अपना पैसा जो है वो खर्च कर रही है, इंडियन करेंसी अगर खर्च कर रही है, यानी कि मेहनत का पैसा जो इंडिया में उन्होंने कमाया वो अगर खर्च कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है। और दूसरी बात, वो जो कंपनी है उसको बेनिफिट जो है वो इंडियन कस्टमर से मिल रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास टैक्स जाना चाहिए ना, कि जिससे कि उस टैक्स के माध्यम से और भी सर्विसेज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ओपन कर सके इंडिया के अंदर इंडियन सिटीजन्स के लिए, है कि नहीं। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, ये होनी चाहिए। अब इसमें अमेरिका अपोज करने का सिर्फ एक ही मतलब है, इंटरेस्ट, कि उसके पास पैसा नहीं जा रहा, उसके पास से कटौती होगी। तो ये गेम है एक्सप्लॉइटेशन का पूरी तरह से कैपिटलिस्ट कंट्री के, कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री जो होती है वो इसी प्रकार से एक्सप्लॉइट करती है, वो सोचती है कि पूरा बेनिफिट जो है वो उसी को मिल जाए, बाकी दूसरों को कोई बेनिफिट नहीं मिले, राइट। तो ये चीज़ है, बट ये इक्वलाइजेशन लेवी बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। ये कायदा जो है वो सिखा देगी कैपिटलिस्ट कंट्री को। और इवन आज की डेट में आईटी रेवोल्यूशन जो हम लोग को देखने को मिला है, राइट, कि इतनी ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसमें ये काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो साबित होगा, राइट। वाइल The levy applied only to the digital advertising services till 2019, 2020, 2019, 2020 तक सिर्फ और सिर्फ 6% की दर से, 6% के रेट से ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी जो हमें देखने को मिलती हैं तो उन्हीं के ऊपर ही लगाई जाती थी। फिर अप्रैल 2020 में सरकार ने जो है वो अपने मतलब इसको वाइड कर दिया और बढ़ा दिया। 2% टैक्स जो है वो नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स प्लेयर्स को भी देना होगा जिनका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे ऊपर का हम लोग को देखने को मिलेगा, तो उनको भी पे करना पड़ेगा। स्कोप को फाइनेंस एक्ट 2021-2022 के तहत और भी बढ़ा दिया। इसके अंदर ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस को भी जो है वो इंक्लूड कर दिया।
कि कोई भी एक्टिविटी अगर ऑनलाइन प्लेस हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, मतलब कुल मिलाकर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि इंडियन सिटीजन से अगर आप पैसा ले रहे हो तो जो भी आप पैसा लेकर जो भी इनकम जनरेट कर रहे हो इंडियन सिटीजन से, तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट्स इट। भले आप फॉरेन के हो या इंडियन के हो, इंडिया के हो तो कोई दिक्कत नहीं, टैक्स तो पे करना ही, बट फॉरेनर यहां से बच जाते थे। तो अब फॉरेनर को जो है वो अपने इक्वलाइजेशन लेवी के तहत जो है वो अपने शिकंजे में ले लिया है सरकार ने। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर मई 2021 के अंदर इसमें और भी काफी सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया गया। सिस्टमैटिकली और कंटिन्यूअसली डज बिजनेस विद मोर देन 3 लाख यूजर्स इन इंडिया, यानी कि जो भी कंपनी है उसके 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं इंडिया के अंदर और वो रेगुलर बेसिस पर सिस्टमैटिक तरीके से वो अगर बिजनेस अपना रन कर रही है इंडिया में और प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसको भी जो है वो ये टैक्स पे करना पड़ेगा। व्हेन विल द टैक्स नॉट अप्लाई, टैक्स कब अप्लाई नहीं होगा? तो अब बहुत ध्यान से समझिए। ऑफ शोर ई कॉमर्स फर्म सेल थ्रू एन इंडियन आर्म विल नॉट हैव टू पे। इसका क्या मतलब हुआ? एक कोई एमएनसी है, राइट, मल्टीनेशनल कंपनी, या छोड़िए, एक जैसे मान लेते हैं अमेरिका की कोई कंपनी है, राइट, अमेरिका की कंपनी ने इंडियन कंपनी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, राइट, कि इंडियन कंपनी जो है वो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इंडियन कंपनी जो होगी वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी रेवेन्यू जनरेट करने पर। अब उनके बीच में जो भी डील हो, राइट, आपस में फॉरेन कंपनी के बीच में और इंडियन कंपनी के बीच में जो भी डील हो, राइट, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंडियन एंटिटी है इसका बैंक अकाउंट इंडिया में होगा, इंडिया के अंदर ही इसके ट्रांजैक्शन होंगे, राइट। तो उस ऑब्वियस ही बात है कि जब इंडिया के अंदर ही इसके ट्रांजैक्शन होंगे तो इंडिया में ही ये रेवेन्यू जनरेट करके टैक्स जो है वो पे करेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर ये कंपनी रजिस्टर्ड है। तो ये इक्वलाइजेशन लेवी ऐसी कंपनी के ऊपर जो है वो नहीं लागू होगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझना क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट तक रेवेन्यू आना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट के पास टैक्स आना चाहिए। दिस इज द मेन की पॉइंट, राइट, जो आपको ध्यान में रखना है कि इफ द गुड एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन अ फॉरेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर ओन्ड और प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेसिडेंट और इंडियन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, दे विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द 2% इक्वलाइजेशन लेवी। तो उनको 2% इक्वलाइजेशन लेवी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है कि इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे हैं इंडिया के अंदर से ही, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब ये इंपोज क्यों की गई, ये लागू क्यों की गई? तो इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो इंपोज इसलिए की गई क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड कराना था इंडियन बिजनेस को, जो इंडिया के अंदर टैक्स पे करते हैं, और फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी को, राइट, जो इंडिया में बिजनेस तो करते हैं बट इंडिया के अंदर इनकम टैक्स पे नहीं करते। जिसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, डेवलप कर चुका हूं। अब कौन सी दूसरी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस प्रकार की लेवी जो है वो डिजिटल सेलर्स के ऊपर इंपोज करी? तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर 3% डिजिटल सर्विस टैक्स है। आशियन रीजन की बात करें, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन्होंने डिजिटल सर्विस टैक्स जो है वो लगाया हुआ है। थाईलैंड के आने वाले समय के प्लान्स हैं कि वो भी फॉरेन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर टैक्स लगाएगी। और काफी तेजी से इंटरनेट इकोनॉमी हम लोग को देखने को मिल रही है कि बढ़ती जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से काफी तेजी से ग्रोथ हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। और इवन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट और 140 और कंट्रीज जो हैं वो अपने इंटरनेशनल टैक्स रूल्स भी जो है वो चेंज करने पर काम कर रही है, नेगोशिएट जो है वो कर रही है, राइट। डिस्कशन हमें देखने को मिल रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का क्या कहना है? तो ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने बोला कि ये गलत है, ये टैक्स जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिजिटल बिजनेस है उसके दायरे में नहीं है, उसके अगेंस्ट है। तो ये भड़कने लगे। अब क्यों भड़कने लगे? यू नो द पॉइंट, कि इनके पास जो है वो पैसा नहीं आ रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्यों कहती है कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है? तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई आप हमारे यहाँ से कमा रहे हो, हमारी जनता से कमा रहे हो, टैक्स आप कहीं और पे कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट। और इकोनॉमिक ऑर्डर भी जो है वो चेंज हो रहा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। कंट्री जैसे कि इंडिया की बात करें तो एक लार्जर मार्केट प्रोवाइड कराती है डिजिटल कंपनीज वगैरह को, राइट। और ऑब्वियस ही बात है कि जब उनको लार्जर मार्केट मिल रहा है इंडिया से आप कमा रहे हो और इंडियन गवर्नमेंट को आप पे नहीं कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है ना। और इससे रिलेटेड क्या चिंताएं हम लोग को देखने को मिल रही है? तो एक्चुअली में क्या होता है गाइस कि जब भी अब टैक्स की बात आती है तो टैक्स का बर्डन जो होता है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर पड़ता है? कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ता है। जो लोग कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर मेन तौर पर टैक्स का बर्डन पड़ता है। देखिए, अगर इन्होंने जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं अपनी बात करता हूं आपसे, एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मेरी एक कंपनी से जो वो चर्चा चल रही थी, आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो उन कंपनी से मेरी चर्चा चल रही थी, तो वो मुझे काफी सारी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा रहे थे, जैसे कि कोर्सेज वगैरह को सेल करने के लिए वेरियस सर्विसेज होती हैं,
है ना। तो अब जब कोर्सेज को सेल करने की सर्विस है तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ये पेमेंट गेटवे है, उसका करीब 2-2.25% उन्होंने बोला था कि ये चार्ज होगा और हमारी कंपनी करीब 5% आपसे चार्ज करेगी जिसमें हम ये सर्विस जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैंने कहा कि यार पहली बात तो अभी तो मुझे ये चार्जेस लग नहीं रहे, राइट। अभी जिस फीस में मैं स्टूडेंट्स को जो है वो अपने कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ तो वो स्टूडेंट के लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। अब इसमें अगर आप मेरे ये चार्जेस जोड़ेंगे तो मैं अपने साइड से देख रहा था कि मैंने बोला कि यार फिर तो मेरे पास जो इनकम आएगी वो कम हो जाएगी, अननेसेसरली मेरा 7% मैं आपको फालतू में क्यों दूं, अभी जब मेरा काम हो रहा है, अभी जब मेरा सेम काम हो रहा है उसमें मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा किसी प्रकार का, तो मैं आपकी इस सर्विस लेने के लिए 7% का लॉस क्यों करूं, जबकि अलग अलग से मैं आपको एनुअल अलग पेमेंट कर रहा हूं, राइट। तो मुझे समझाने लगेगी सर आपका लॉस नहीं, आप तो एक काम करो अपनी फीस बढ़ा दो। है मैंने कहा ये कौन सी फालतू बात है। तो बोलता है कि नहीं आप एक काम करिए, ये तो नेचुरल है कि जहां पर एक स्टूडेंट जो है वो 2,000-2,500 रुपए दे रहा है वहां पर 3,000 रुपए देने में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कहा कैसी फालतू की बातें यार ये, मतलब मैंने कहा यहाँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी कम से कम जो है वो फीस रख सकें उतनी कम से कम जो है वो फीस रखें, और यहाँ पर तो ये उल्टी बात ही कर रहा है। वही है, गेम जो है वो कैपिटलिस्ट का गेम है, ये चीज बस आपको समझनी है, कैपिटलिज्म का गेम है, राइट। कि इनको चाहिए रहता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालने के लिए बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया जाता है, जो कि अल्टीमेटली चिंता वाली बात है। कि कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस है, आप देखो जैसे कि मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो मुझे पता है कि यार मुझे कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है जिससे कि मैं अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकूं, राइट। मेरे लोन्स हैं, मेरी फैकल्टीज हैं, राइट, पूरे जितने भी खर्चे वगैरह हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए आई वांट ए पर्टिकुलर अमाउंट, राइट, कि उसके थ्रू जो है वो मैनेज कर सकूं, अपने बिजनेस को जो है वो रन कर सकूं, राइट। अब अगर एक्स्ट्रा अगर मुझे कहीं से सर्विस लेनी पड़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि फीस भी जो है वो कहीं और मुझे बढ़ानी पड़ेगी। अब आप इसको इस तरीके से भी समझो, आप देखिएगा कि कितनी सारी कोचिंग्स हैं जिनकी फीस लाखों में जाती है। क्यों लाखों में जाती है? आपने कभी अंदाजा लगाया? उनके खर्चे देखिए, आप उनकी बिल्डिंग का खर्चा देखिए, उन्हीं फैकल्टीज का खर्चा देखिए। अब इफ दे हैव टू पे लाइक ईच फैकल्टी, लेट्स से कि लाखों में अगर एक फैकल्टी को उन्हें पे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि महीने के अगर एक फैकल्टी को उन्हें 10 लाख 15 लाख रुपए पे करने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे वाजीराव एंड रवि, राइट, विजन IAS, तो इनकी फीस आप क्यों ज्यादा रहती है? उसकी फीस ज्यादा रहने की वजह यह है कि उनके पास फैकल्टी बेस्ट है। अब कोई भी एक फैकल्टी प्रोफेशनल सर्विस देगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पैसा भी तो चाहिए ना उनको, और उन कोचिंग इंस्टीट्यूशन को अपना भी देखना है, फैकल्टीज का भी जो है वो देखना है, राइट, पूरी चीजों को मैनेज करना है, पूरे स्टाफ को मैनेज करना है, राइट, प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड कराना है। तो ऐसी जो चीजें होती है तो उसमें खर्चे बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, राइट। तो वो सब चीजें रहती है और उसका पूरा बर्डन किस पे जाएगा? तो ऑब्वियस ही बात है कंज्यूमर पे ही जाएगा। तो इस तरीके से भी चीजों को समझने की कोशिश किया करो, तब जाकर एक टॉपिक बेटर तरीके से समझ में आएगा हर डायमेंशन में, और यही रिक्वायरमेंट होती है सिविल सर्विसेज की। और एक बड़ा चिंता वाली बात यह है कि अगर इक्वलाइजेशन लेवी इस प्रकार से लगेगी, डबल टैक्सेशन भी होगा। एक कंपनी को एक बार जहां पर वो सेल कर रही है, जहां पर उसका कस्टमर बेस है, वहां पर भी उस कंट्री के अंदर भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और अपनी कंट्री के अंदर भी टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी खुद की कंट्री तो उसको छोड़ेगी है नहीं, राइट, क्योंकि रजिस्टर वो कंपनी उस वहां पर है। तो इसका एक सोल्यूशन यही निकल सकता है कि जिस कंपनी का ज्यादा बेस जहां पर है, जिस कंट्री के अंदर है, वहां वो अपनी कंपनी स्टैब्लिश करवाए, रजिस्टर करवाए, तो उसको एक ही बार जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये चीजें हैं, बट फिर भी इनकम टैक्स तो लगेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो फॉरेन कंट्री के अंदर भी अगर अपनी यूनिट एस्टैब्लिश करती है और वहां पर टैक्स वगैरह भी पे करती है, और जितना प्रॉफिट उसके पास जो है वो आएगा, तो उस प्रॉफिट पर भी तो सरकार उसकी कट मार देगी, बोलेगी कि नहीं इससे भी हमें जो है वो चाहिए हिस्सा। हर लेवल पे है। आप एक रुपए का अगर कोई टॉफी भी खरीदते हो ना, उसके ऊपर भी आपके ऊपर टैक्स लगता है। आप चेक करिएगा MRP जहां पे लिखी रहती है, ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, हर चीज में टैक्स लगता है, हर चीज में। जो लोग बोलते हैं ना, कई बार आपसे लोग बोले कि गरीबों को तो टैक्स पे करना नहीं पड़ता, उनको पूछना कि गरीब जो है वो कोई चीज अगर परचेज कर ले तो उन्होंने बोला कि यार ये गरीब के पास मोबाइल फोन है क्या? तो बोलेगा कि हाँ वो रखा हुआ है उनके पास मोबाइल फोन। मैंने उठाना जरा मोबाइल फोन, अब उसको पूछना कि उस मोबाइल फोन को जब इसने परचेज किया हुआ है, चलो सेकेंड हैंड भी लिया होगा तो किसी ना किसी ने तो परचेज किया होगा, तो उसका एक हिस्सा जो है वो सरकार के पास जरूर गया है। हर चीज में टैक्स लगता है, हर चीज में। जब भी आपसे अगर कोई बोले कि इस देश में गरीबों के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो वो गलत है। तो उनको समझा देना कि टैक्स की डेफिनेशन तुम्हें नहीं आती, उनको सिखा देना दिस इज सिविल सर्विसेज, ये है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हर चीज से रिलेटेड प्रॉपर क्रिएट करे। अक्टूबर 2021 में G20 कंट्रीज ने अप्रूव कर दिया था एक ग्लोबल डील कि जिसके थ्रू 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो अडॉप्ट करेंगे हम, राइट,
कि जितनी भी एमएनसीज वगैरह जो हैं, जो भी अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को जो है वो सेल कर रही है किसी दूसरी कंट्री में, तो उनको जो है वो 15% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इस पर जो है वो अभी चर्चा चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है और ये फाइनलाइज भी हो चुकी है, अप्रूवल भी इसका जो है वो मिल चुका है। जल्दी ही जो है ये वाली चीज भी लागू होगी, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड आपको पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। और इकोनॉमिक्स बहुत इजी चीज है, बट आप उसको सिंपल, इकोनॉमिक्स का कोई भी सब्जेक्ट बहुत इजी है, बट आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करना है, दैट्स इट।